Hello students, we are going to solve question number 12. So question number 12 is two numbers are selected at random from the first six positive integers. तो फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले सिक्स पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. These are first six positive integers. Now here let x, तो यहाँ पे x डिनोट कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहा है? लार्जर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन्ड। तो हमें क्या करना है? दो नंबर को सिलेक्ट करना है एट रैंडम, और कहाँ से? फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर, यानी यही पॉजिटिव इंटीजर से हमको क्या करना है? नंबर सेलेक्ट करने हैं। और कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं? टू नंबर सेलेक्ट करने हैं। मतलब एक नंबर सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है? दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस नहीं करेंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर हम फिल कर लेते हैं तो दोबारा उस ऑब्जेक्ट को हमको नहीं लेना। मतलब अगर एक नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया है तो दोबारा हम उस नंबर को नहीं लेंगे। तो इसमें लिखा है लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन्ड। तो लार्जर ऑफ द टू नंबर, अगर हम वन को लेंगे तो वन कभी लार्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वन अगर हमने ले लिया तो उसके बाद हमें दूसरे नंबर्स लेने होंगे। तो दूसरे नंबर में जो सबसे मिनिमम होगा वो कौन होगा? टू होगा। और इनमें से सबसे अगर लार्जेस्ट देखा जाए तो वो कौन होगा? टू होगा। तो हो सकता है फर्स्ट ड्रॉ में टू ना निकला हो, सेकेंड ड्रॉ में टू आया हो। ठीक है, तो ये आपस में भी क्या करेंगे? टू वे में अरेंज होंगे। हाउ मेनी वेज दे आर अरेंज देमसेल्फ? टू वेज। तो इनको आपस में हम टू वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो टू वेज में इनका क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। तो वन और टू आपस के प्लेस को इंटरचेंज करेंगे तो दो वे में अरेंज हो जाएंगे। तो जब x की वैल्यू, तो यहाँ पे लार्जर कौन है? x इज इक्वल टू टू, यानी टू कौन है? लार्जर है। तो स्टार्टिंग जो x की स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो टू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो टू होगी। टू के बाद थ्री आ सकता है। तो जब x की वैल्यू थ्री होगी तो उस समय क्या होगा? तो उस समय हम देखेंगे कि अगर मैंने इसको मान लो थ्री से फिल किया तो यहाँ पे या तो वन आएगा, तो थ्री से कम नंबर्स आएंगे। तो थ्री से कम कौन है? वन है या फिर टू है। और आपस में भी जब आएंगे नंबर्स तो आपस में भी प्लेस का भी इंटरचेंज होगा, यानी प्लेस का भी अरेंजमेंट होगा। और इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, टू ऑप्शंस आर देयर, टू ऑप्शंस आर देयर। सो अब अगर देखा जाए नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिल सकता है? मैक्सिमम फोर मिल सकता है, इसके बाद फाइव और लास्ट में सिक्स। ठीक है, हो सकता है हमको जो नंबर मिला हो वो मैक्सिमम हो और वो कितना हो? सिक्स हो। तो अब हमें क्या करनी है? हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है वन बाई वन। तो x इज इक्वल टू टू होगा, तो x इज इक्वल टू टू यानी टू के लार्ज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें, ऐसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें टू लार्जर हो, तो वन के साथ ही टू लार्जर होगा, लार्जर नंबर होगा। तो वन टू हो सकता है या टू वन हो सकता है। तो ऐसे दो ही नंबर पॉसिबल हैं, ऐसे दो ही नंबर पॉसिबल हैं। और इसको क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो परमुटेशन होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रोबेबिलिटीज से। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हम लिख लेना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखें तो यहाँ पे अगर मैंने पहला नंबर सेलेक्ट किया तो पहले नंबर के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। पहले नंबर के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। अगेन जो दूसरा नंबर है उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, अब हमने एक नंबर क्योंकि ले लिया है, अब हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए केवल और केवल 5 मेंबर बचेंगे। तो टू के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/5। तो यहाँ पे 1/6 इंटू 1/5, 1/5 इसलिए क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी ले लिया गया है। अब बचे हुए 5 नंबर्स में, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं करना है, रिप्लेसमेंट नहीं करना मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे। यहाँ पे एक नंबर रिड्यूस हो जाएगा, मतलब हमारे पास 5 नंबर बचेंगे। और एक नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/5। अब इनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये प्रोबेबिलिटी होगा। लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी तब ही हम निकाल सकते हैं जब हम अरेंजमेंट्स देखेंगे। तो इसके टू अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो टू से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो प्रोबेबिलिटी आएगी फाइनल वो आएगी 2/30। Now when the value of x is equal to 3, so what is the probability? x is equal to 3, 3 लार्जर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फिर से हम अरेंजमेंट करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 फिल कर दिया। जब मैं यहाँ पे 3 फिल कर दूंगा तो 3 लार्जर होने के लिए इस प्लेस को हमें केवल और केवल 1 और 2 से फिल करना होगा। जब 1 और 2 से फिल करेंगे तो यहाँ पे भी आपस में अरेंजमेंट होगा टू वेज में। और इस प्लेस को फिल करने के लिए भी दो लोग हैं, तो टू वे में
इसको होगा और एक अरेंजमेंट होगा, टोटल जो वेज होगा फिल इनका वो हो जाएगा 2 × 4, 2 × 2 यानी 4। तो 4 वे में अरेंजमेंट होगा इनटू पहले नंबर को हम 1/6 वे में अरेंज कर सकते हैं और दूसरे ड्रॉ की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/5 होगी। टोटली हो जाएगा 4/30। नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, जब x इज इक्वल टू 4 होगा उस समय जो प्रोबेबिलिटी होगी, अब देखो 4 जब होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जब देखो प्लेसेस, जब हम प्लेसेस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी और दूसरे नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। क्योंकि पहला नंबर जब सेलेक्ट किया जाएगा तो हमारे पास 6 नंबर्स होंगे, तो एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, किसी एक नंबर के अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 होगी। फिर जब अगेन जब दूसरे प्लेस के लिए फिर से अगर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो हमारे पास 5 नंबर बचेंगे, उनके आने की जो संभावना होगी एक पर्टिकुलर नंबर की वो हो जाएगी 1/5। और ओवरऑल जो, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा है, एक नंबर के सिलेक्ट करने के बाद दूसरा नंबर भी हमको सिलेक्ट करना है, 2 नंबर एक साथ सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाता है। अब यहाँ पे टोटल जो है प्रोबेबिलिटी तो ये है, लेकिन ये जो प्लेसेस हैं आपस में इनका अरेंजमेंट भी है। और कैसा अरेंजमेंट है, दिख रहा है कि अगर मैं इसे 4 से फिल कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शंस हैं फिल करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शंस है मेरे पास 1, 2 और 3, यानी 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं और आपस में ये प्लेसेस भी अरेंज कर सकते हैं। यानी 4 पहले नंबर पे भी आ सकता है, पहले ड्रॉ में भी आ सकता है और दूसरे ड्रॉ में भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वेज होगा वो हो जाएगा 3 × 2, तो 2 × 3, यानी सबसे पहले हम परमुटेशन निकालेंगे तो 6 वे में अरेंजमेंट होगा और जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 × 1/5, मतलब टोटल हो जाएगा 6/30। अगेन जब हम Px इज इक्वल टू 5 लेंगे तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो प्लेसेस का अरेंजमेंट 2 वेज में होगा, ये तो फिक्स है और प्रोबेबिलिटी भी फिक्स हो गई है। लेकिन ये जो नंबर्स अगर मैं फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने 5 फिल कर दिया तो इस प्लेस को फिल करने के लिए या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, तो 4 नंबर्स हैं, 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो इसको 4 वेज में अरेंज कर सकते हैं। और टोटल क्योंकि आपस में इंटरचेंज भी हो रहा है और कितने वे में हो रहा है, 2 वे में हो रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो आ जाएगी 2 × 4, मतलब 8 वे में। अब हमें उनकी क्या करनी पड़ेगी, एक अरेंजमेंट के प्रोबेबिलिटी से गुणा कर देंगे तो टोटल 8 अरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटीज हमें मिल जाएगी, मतलब 8 × 1/6 × 1/5 करना होगा, मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 8/30। अगेन जब p इक्वल टू 6 लेंगे तो 6 से छोटे कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं और यहाँ पे प्लेसेस का भी इंटरचेंज हो रहा है, तो 5 × 2 मतलब 10 × 1/6 × 1/5 इज इक्वल टू 10/30। अब हमें बॉक्स बना लेना है, टेबल बना लेना है, तो यहाँ पे x और उसके करस्पॉन्डिंग px को हम लिखेंगे। तो x की वैल्यू जब 2 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/30। जब x की वैल्यू 3 है तो वैल्यू 4/30 है px की। जब x की वैल्यू 4 है तो प्रोबेबिलिटी 6/30 है। जब x की वैल्यू 5 है तो जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वो 8/30 है और जब x इक्वल टू 6 है तो प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग 10/30 है। तो यहाँ पे जो मीन होगा, नाउ द मीन Ex इज इक्वल टू सिग्मा xi pi, तो सिग्मा करस्पॉन्डिंग xi को उसके pi से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 2 × 2/30 प्लस 3 × 4/30 प्लस 4 × 6/30 प्लस 5 × 8/30 प्लस 6 × 10/30। तो इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे, 12 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 60/30। तो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 140/30, सिंप्लीफाई करेंगे तो 14/3, तो जो आंसर होगा वो होगा 14/3। Now the next question is, let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled.
तो एक्स किसको डिनोट करता है? सम को। किसके सम को? जो नंबर्स हमें मिलते हैं जब हम दो डाई को रोल करते हैं। तो दो डाई को जब हम रोल करते हैं तो हमें क्या क्या नंबर्स मिलते हैं इसको हम लिख लेते हैं। जो नंबर मिलेंगे वो मिलेगा 1,1, 1,2, now in this question the x is equal to sum of numbers obtained तो सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल। तो जब दो फेयर डाइस रोल होता है तो एक्स क्या यहाँ पे सपोज किया गया है, एक्स माना गया है, ये क्या है? सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी? सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, नाउ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर। एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो क्या होगी? तो वो 2 होगी। दिख रहा है कि 1 और 1, अगर 1,1 आएगा तो ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो मिनिमम जो एक्स की वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या है? 1,1। ये मिनिमम है, दोनों प्लेसेस पे मिनिमम आ रहा है। अगर ऐड करेंगे तो मिनिमम जो सम होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट 2 के बाद 3, 4, 5। अब मैक्सिमम सम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम सब कब आएगा? जब हमें 6 और 6 मिल जाएगा। तो इससे मैक्सिमम नहीं मिल सकता। तो 2 आएगा, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो x की इतनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है? सबका परमुटेशन निकालना है। तो जब हम p x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हम देखेंगे फेवरेबल कितने हैं। तो केवल और केवल एक ही आउटकम है जिसमें हमें सम 2 मिलेगा। तो 1/36 हो जाएगा। और 36 कहाँ से आया? हमें मालूम है कि टोटल इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं 36। 6 की पावर 2 मीन्स 36। तो सैम्पल स्पेस में 36 एलिमेंट हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या लेना है? x इज इक्वल टू 3। तो सम 3 कब आएगा? जब हमें 2,1 या 1,2 मिलेगा। तो केवल इन्हीं दो केस में हमें सम 3 मिलेगा। तो यहाँ पे फेवरेबल कितना होगा? 2/36। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2,1, 1,2। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो सम 4 कब आएगा? तो अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएं, यहाँ पे अगर हम डायगोनली इसको कनेक्ट करें तो दिख रहा है 1, 3, 2, 2 और 1, 3। ये ऐसे डायगोनल के एलिमेंट हैं। अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों केसेस में सम कितना आएगा? 4 आएगा, मतलब 3/36। नेक्स्ट अगर सम हम 5 लेंगे तो 5 लेंगे तो इसके कितने हैं? 1, 2, 3, 4। डायगोनली हम जोड़ेंगे तो डायगोनली कौन कौन है? दिख रहा है कि ये है, ये है, ये है। तो डायगोनली इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इनका सम कितना है? 5 आ रहा है। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4/36। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6। तो जब x इज इक्वल टू 6 था तो 6 कहाँ पे है? इसको कनेक्ट कर लेंगे। इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने कनेक्ट किया तो हमने देखा हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट हैं जो कनेक्शन में हैं। तो 5 फेवरेबल हैं। तो फेवरेबल अपॉन टोटल। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 7। तो जब x इज इक्वल टू 7 मिलेगा तो 7 कब मिलेगा? 6, 1, 5, 2। तो यहाँ पे हम इसको भी कनेक्ट करेंगे तो टोटल हमें दिख रहा है कि 6 एलिमेंट हैं। तो 6/36। नाउ अगेन व्हेन p x इज इक्वल टू 8। तो जब 8 आएगा तो दिख रहा है कि अब यहाँ पे रिड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है, तो 7 तक मैक्सिमम था, अब यहाँ से फिर रिड्यूस हो रहा है। तो 5/36। नाउ p x इज इक्वल टू 9। तो सम 9 कब आएगा? जब 6 3 होगा, या 5 4 होगा, या 4 5 होगा, या 3 6 होगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि थोड़ा एक और रिड्यूस होगा, 1 लेस हुआ, 4/36 आया। नेक्स्ट जब p x इक्वल टू 10 होगा, जब x इक्वल टू 10 होगा तो दिख रहा है 6 4 होगा, 5 5 हो गया, 4 6 होगा। तो यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट्स होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 3 और टोटल जो आउटकम है वो 36 है। नाउ जब x इज इक्वल टू हम 11 लेंगे, 11 लेंगे तो 11 दिख रहा है केवल दो केसेस में है। तो 2/36। और जब हम p x इज इक्वल टू 12 लेंगे तो केवल और केवल एक ही केस बनता है इसका। तो आंसर आएगा
तो फेवरेबल अपॉन टोटल अगर हम करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो आएगी 1/36। सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज now the value of x are 2, 3, 4. now the probability of 2 is 1/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2 की 1/6 आई थी। 3 जब सम आ रहा था तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36 था। 4 की प्रोबेबिलिटी 3/36। अगेन 5 जब लेंगे तो 4/36। जब 6 x की वैल्यू थी तो उसमें प्रोबेबिलिटी 5/36। फिर 7 के बाद रिड्यूस हो रहा था। अब क्वेश्चन में क्योंकि एक्स स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, तो एक्स स्क्वायर की भी नीड होगी, तो हम एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। नाउ द मीन, द फॉर्मूला ऑफ मीन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी आई। तो ये हो जाएगा, जितने भी करस्पॉन्डिंग एक्स आई पी आई होंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड करेंगे, तो जो वैल्यूज़ होगी वो होगी 2 × 1/36 प्लस तो यहाँ से क्लियर है कि 1/36 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे 1/36, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर्स हमें मिलेंगे उसको ऐड कर लेंगे, 2 + 6 + इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करें तो 1/36 ब्रैकेट में अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 252। तो इसे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा हमें मिलेगा वो मिलेगा 7। तो मीन की वैल्यू जो है, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, नाउ द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। तो मीन 7 है। अब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। नाउ द वेरिएंस, द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई, और उसमें से हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, तो ये वेरिएंस आएगा। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, 4 × 1/36 प्लस 9 इंटू, तो हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को पी आई से मल्टीप्लाई करना है, तो करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर को उसके पी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एक्स स्क्वायर पी आई मिल जाएगा और उसको ऐड कर देंगे। तो 9 × 2/36 प्लस नेक्स्ट जो है वो 16 × 3/36 प्लस तो लास्ट में क्या करेंगे, 7 स्क्वायर, क्योंकि जो मीन आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो 7 स्क्वायर से माइनस कर देंगे, मतलब हम क्या करेंगे 49 उसमें माइनस कर देंगे। नाउ सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 कॉमन लेंगे, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 4 + 18 + 48 + 100 + 180 + 294 + 320 + 324 प्लस 300 + 242 + 144। इस होल को हमें माइनस करना है, इस होल को हमें माइनस करना है 49, इस होल में हमें 49 माइनस करना होगा लास्ट में।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/36, और यहाँ पे जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है 1974, और माइनस कर देंगे 49, तो जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने पे वो आएगा 54.833। इसमें से 49 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5.833। तो इसका मतलब जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ रही है 5.833। तो जो पहला आंसर है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 5.833, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, नाउ द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 5.833 इज इक्वल टू 2.415। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा